हेलो फ्रेंड्स, गति के नियम पार्ट 2 में आपका फिर से स्वागत है। पार्ट 2 में आपके लिए लाया हूँ। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको गति के तीनों नियम बता दिए और रॉकेट का प्रणोदन भी करवा दिया। अब इसी टॉपिक में आगे हमारा चलता है घर्षण एवं घर्षण बल, फ्रिक्शन एवं फ्रिक्शन फोर्स जिसको हम कहते हैं फ्रिक्शन एवं फ्रिक्शन फोर्स जिसको हम कहते हैं, इसको कहते हैं हिंदी में घर्षण एवं घर्षण बल। ठीक है, हम इसमें बात करें घर्षण क्या होता है, घर्षण बल क्या होता है। एक ऐसा बल जो खुरदरी सतहों के मध्य लगने वाला होता है। दो जो खुरदरी सतह है, एक ये खुरदरी सतह हो जाएगी और एक ये खुरदरी सतह हो जाएंगी। इन दोनों के मध्य जो बल लगता है उसको क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। और ये जो पूरी प्रक्रिया होती है ना, इसको क्या कहते हैं, घर्षण कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। घर्षण एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, एक प्राकृतिक रूप से घटित होने वाली घटना है जिसमें वस्तुओं के मध्य क्या होता है कि सापेक्ष गति अनिवार्य है। अगर ये यहाँ है और ये यहाँ है तो इनके बीच में घर्षण नहीं होगा, लेकिन एक के सापेक्ष दूसरा अगर गति करे, एक स्थिर रहे और दूसरा गति करे, तब ही घर्षण संभव है। ऐसा भी है कि दोनों गति करे तब भी घर्षण संभव है, लेकिन सापेक्ष गति दोनों के मध्य होनी चाहिए। अब हम यहाँ पे देखते हैं घर्षण के प्रकार। घर्षण के क्या क्या प्रकार होते हैं, हम इसके कुछ टाइप्स की बात करेंगे। घर्षण की घर्षण तीन टाइप का होता है। फर्स्ट टाइप ऑफ फ्रिक्शन इज स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसको क्या कहते हैं, एफ एस कहते हैं स्थिर अवस्था में। ये होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, इसको क्या कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन यानी स्थैतिक घर्षण कहते हैं हिंदी में। फिर आता है काइनेटिक फ्रिक्शन जिसको एफ के कहते हैं। फिर आता है रोलिंग फ्रिक्शन जिसको लॉटनिक घर्षण बल कहते हैं। काइनेटिक को हिंदी में कहते हैं गतिक घर्षण और लॉटनिक को कहते हैं एफ आर यानी कि रोलिंग फ्रिक्शन यानी लॉटनिक घर्षण बल कहते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं यहाँ पे कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है। स्थैतिक घर्षण बल में वस्तु की स्थिर अवस्था में लगने वाला घर्षण बल होता है। कोई वस्तु अगर स्थिर है तब उस पर जो घर्षण बल लगता है, जैसे हम मान लेते हैं ये कोई वस्तु है, इस पर सतह से क्या है, संपर्कित है, और यहां पर स्थिर अवस्था में किस स्थिति में है, ये स्थिर अवस्था में है। स्थिर अवस्था में क्या हो रहा है, यहाँ पे स्थैतिक घर्षण बल लगेगा। कौन सा घर्षण बल लगेगा, स्टैटिक कह सकते हैं यानी एफ एस लगेगा। वस्तु का भार जो होगा वो एम जी नीचे की ओर होगा और इसका जो प्रतिक्रिया होगा आर वो क्या कहाँ लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा। अब यहाँ पे स्थैतिक घर्षण गुणांक आता है। एक घर्षण गुणांक होता है, देखो यहाँ पे बाह्य बल इधर की ओर लग रहा है एफ, बाह्य बल के साथ में क्या होगा, ये काम होगा। अब एक घर्षण गुणांक होता है। घर्षण गुणांक का काम क्या होता है कि वो घर्षण की प्रकृति को बताता है कि घर्षण हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसका सूत्र की अगर हम बात कर लेते हैं स्थैतिक घर्षण बल के, तो वो स्थैतिक घर्षण बल का सूत्र हो जाता है एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस आर। देखो एफ एस इज इक्वल टू क्या हो जाता है, म्यू एस आर हो जाता है। और म्यू एस होता है स्थैतिक घर्षण गुणांक। स्थैतिक घर्षण गुणांक का मतलब होता है कि यदि म्यू एस का मान 0 हो जाए तो वो बताता है कि घर्षण नहीं हो रहा है। म्यू एस प्रकृति को निश्चित करता है, ये किस प्रकृति का है उसकी नेचर को निश्चित करता है, नेचर को बताता है कि म्यू एस 0 हो जाता तो घर्षण नहीं हो रहा है। अगर म्यू एस 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, उस टाइम पे ये कहेगा कि वो घर्षण हो रहा है और घर्षण की क्या प्रकृति बता रहा है। ये होता है स्थैतिक घर्षण बल। म्यू एस सॉरी एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस आर होता है। अब हम बात करते हैं गतिक घर्षण बल जिसको काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, उसमें बल भी बात करेंगे। इसमें क्या होता है कि वस्तु, ये एक सतह पर वस्तु पड़ी है, इसके ऊपर आर लग रहा है, नीचे की ओर वस्तु पर भार एम जी लग रहा है, बल इधर भी लग रहा है एफ की ओर, और जो फ्रिक्शन है वो एफ एस मैक्स से ज्यादा है, यानी स्थैतिक घर्षण के अधिकतम मान से ज्यादा है। स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान क्या हो जाएगा कि स्थिर अवस्था में घर्षण है जस्ट उससे थोड़ा सा ज्यादा होते ही वस्तु क्या हो जाएगी, चलने लग जाएगी, वस्तु क्या हो जाएगी, गतिशील अवस्था में हो जाएगी। अब ये संपर्कित बल में यहां पर जो घर्षण लग रहा है वो कहलाता है एफ के यानी कि गतिक घर्षण बल। ठीक है, गतिक घर्षण बल में क्या होता है, इसका सूत्र की अगर बात करें तो एफ के इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू के आर। अब देखो ये एक नियतांक है, जो मैन क्या होता है यहाँ पे एफ के की अगर बात करें तो वो आता है आर के समानुपाती, और यहाँ पे नियतांक के तौर पर आता है एफ के, वही होता है, इसको कहते हैं गतिक घर्षण गुणांक यानी काइनेटिक फ्रिक्शन कॉफिशिएंट होता है। ये सारा ये काम किस पे करता है, ये प्रकृति को निश्चित करता है, इसलिए इसका यूज जरूरी है। फिर हम यहाँ बात कर लेते हैं, वापस आगे चलते हैं इस पे हम बात करते हैं नेक्स्ट जो टाइप्स ऑफ है फ्रिक्शन का, वो है लॉटनी घर्षण बल। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि गतिक घर्षण बल में
आपको त्वरण का एक फॉर्मूला मिलता है। त्वरण का फॉर्मूला कैसे मिलता है, देखो हम यहाँ बात करते हैं कि एक कोई वस्तु है जिस पर बल लग रहा है इस तरफ, और घर्षण, एक बात बता देता हूँ, हमेशा जो घर्षण होता है ना, गतिक घर्षण बल जो भी है वो हमेशा विपरीत ओर लगता है। ठीक है, यहाँ से एक ये बल लग रहा है जिसपे इधर यह क्या हो रहा है, एफ के हो रहा है। तो सेकंड नियम के, गति का जो द्वितीय नियम क्या कहता है कि एफ बराबर क्या हो जाता है, एम ए हो जाता है। लेकिन F बराबर एम ए है, यहाँ पे देखो फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है जो इस F को क्या करेगा, कम करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, F माइनस क्या हो जाएगा, एफ के हो जाएगा। F माइनस क्या हो गया, एफ के इज इक्वल टू ये हो जाएगा एम ए। अगर मैं यहाँ से त्वरण का सूत्र निकालना चाहूँ किसी गतिशील वस्तु में, यानी घर्षण के साथ गतिशील वस्तु का जो त्वरण होगा वो एफ ए इज इक्वल टू एफ माइनस एफ के हो जाएगा। यानी घर्षण के पदों में और बल के पदों में अगर हम देखते हैं त्वरण का सूत्र होता है ये ए इज इक्वल टू एफ माइनस गतिक घर्षण बल और उसका द्रव्यमान। अब हम बात करते हैं रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स की, यानी लौटनी घर्षण बल की। इसकी बात कर रहे हैं, लौटनी घर्षण बल, रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स, एफ आर की बात कर रहे हैं। तो एफ आर में क्या होता है, वस्तु क्या होती है जब लुढ़कती है, यानी गोल अवस्था में जब कोई वस्तु आगे से आगे चलती आती है, लुढ़कन गति जिसमें होती है, उस पर जो पीछे की ओर जो बल लग रहा होता है एफ आर, वो क्या कहलाता है, लौटनी घर्षण बल कहलाता है। इसका घर्षण गुणांक क्या हो जाएगा, म्यू आर हो जाएगा। इसको क्या कहेंगे, लौटनी घर्षण बल कहलाएंगे। अब मैं आपको तीनों की तुलना करके बताता हूं। सबसे ज्यादा होता है म्यू एस का मान, फिर उससे कम होता है म्यू के का मान। अब म्यू एस का मान ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि ये स्थिर अवस्था में होता है। ये किस अवस्था में होता है, रगड़न की अवस्था में, वस्तु क्या होती है इसमें रगड़ती है। और सबसे कम जो होता है वो गतिक घर्षण बल होता है। इसलिए वाहनों के जो टायर होते हैं वो हमेशा गोल बनाए जाते हैं, कभी भी अन्य आकृति के नहीं बनाए जाते हैं। गोल इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि उसमें क्या हो सके, लुढ़कन गति आराम से हो सके और उसमें फ्रिक्शन फोर्स क्या हो सके, बहुत कम हो सके। अब मैं आपको एक कर्व के द्वारा सब समझाता हूं, एक वक्र बताता हूं, कर्व के माध्यम से सब समझाऊंगा मैं आपको। सबसे पहला क्या होता है, प्रारंभिक अवस्था में एफ क्या होता है, एफ एस से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एफ एस मैक्स से जब कम होता है तो बल जो होता है वो समानुपाती रूप से आगे बढ़ता है। कैसे बढ़ता है, बल जो होता है वो समानुपाती रूप से बढ़ता है। फिर क्या हो जाता है, एक मैक्सिमम स्थिति आती है जिसको एफ एस मैक्स कहते हैं। यहां तक वस्तु क्या रहती है, स्थिर रहती है। यहां तक वस्तु कैसी रहती है, यहाँ तक वस्तु कैसी रहती है, स्थिर अवस्था में रहती है। यहाँ तक वस्तु स्थिर अवस्था में है तो ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स मैक्स हो जाएगा, और इधर ये हो जाएगा एफ एक्स मैक्स का मान हो जाएगा यहाँ पे, ये एफ एक्स, हम घर्षण बल की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये हो जाएगा एफ। अब क्या होता है, आगे से आगे चलते 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 क्या हो जाता है, इसका मान कम होता रहता है। यहां तक गतिक घर्षण बल तक तो उसका मान थोड़ा कम होता है, लेकिन जो रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स में आता है उसका मान पूरा ही क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इससे इस ग्राफ से हमको सीधा सा पता चलता है कि घर्षण बल में कौन सा घर्षण बल जो होता है वो अच्छा रहता है और कौन सा सही अच्छा नहीं रहता है। ये आपको मैंने इस घर्षण बल के घर्षण नियम को पूरा समझा दिया है। अब हम चलते हैं आगे वृत्तीय गति में। ठीक है, वृत्तीय गति बताने से पहले मैं आपको सड़क में बंकन बता देता हूँ, सड़क में करवट बता देता हूँ। सड़क में करवट में जो सड़क की चाल होती है, अधिकतम चाल, अधिकतम न्यूनतम चाल, वी मैक्सिमम और वी मिनिमम मैं आपको इसमें बताऊंगा। देखो वाहनों की जो अधिकतम गति होती है ना, अब मैं आपको बता दूंगा सड़क में अधिकतम चाल। देखो सड़क में अधिकतम चाल क्या होगी, यहाँ पे समतल वृत्ताकार सड़क अगर हम बनाते हैं तो इस टाइप पे क्या होता है कि मोड़ में क्या होता है, जब वाहन मोड़ से गुजरता है, ये इस टाइप का, ये वक्र का मोड़ का केंद्र हो जाएगा। तो जब यहाँ से गुजरता है था तो इस इधर की ओर क्या लगता है, स्थैतिक घर्षण बल लग रहा है, एफ एस लग रहा है, और इसका वेग जो होगा उधर की ओर होगा, आर ऊपर की ओर लग जाएगा और एम जी क्या हो जाएगा, नीचे की ओर लग जाएगा। ठीक है, अब ये सारी ये हो जाएगी इसकी त्रिज्या। ये कब होगा, जब वाहन बहुत स्पीड से निकलेगा और उसका जो वेग होगा म्यू एस आर जी, म्यू एस क्या हो जाएगा, आर जी हो जाएगा। उस टाइम पे क्या हो जाएगा, वेग जो सड़क है ना उसमें मैं पढ़ा रहा हूँ, बंकन पढ़ा रहा हूँ, सड़क में करवट कोण जो करवट वगैरह है वो सारी चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें क्या हो जाएगा, वाहन के बाहर की ओर उड़ने की, बाहर की ओर गिरने की क्या रहेगी, ज्यादा आशंका रहेगी, क्योंकि बाहर वाला जो फोर्स लगेगा आपका अभिकेंद्रीय बल से क्या होगा, ज्यादा होगा, और उसका वेग क्या होगा, म्यू एस आर जी होगा। अब मैं बताता हूं आपको यहाँ पे सड़क में करवट का यूज क्यों किया जाता है। सड़क में मोड़ युक्त भाग में वाहन को सुरक्षित चाल प्रदान करने के लिए, देखो वाहन को सुरक्षित चाल प्रदान करने के लिए क्या किया जाता है, इसका यूज किया जाता है सुरक्षित
चाल प्रदान, जो सुरक्षित चाल होती है वो प्रदान करने के लिए यहाँ पे इसका यूज किया जाता है। दूसरा क्या हो, घर्षण न्यूनतम हो, जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो क्या हो, न्यूनतम हो। घर्षण फोर्स जब न्यूनतम होगा यानी मिनिमम होगा, तब क्या हो जाएगा, उसमें नुकसान कम हो जाए, जैसे टायर कम घिसेंगे, इस टाइप के काम किए जाते हैं। इसलिए क्या किया जाता है, रोड को थोड़ा सा ऊपर उठा दिया जाता है। जो मोड़ होता है, मोड़ वाले पार्ट में क्या करते हैं, रोड को थोड़ा ऊपर की ओर उठा देते हैं, जिससे कि गाड़ी क्या हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है। जब गाड़ी टेढ़ी होगी तो उसका भार लंबवत नीचे की ओर लगेगा, आर ऊपर की ओर लगेगा, एफ जो होगा इधर लगेगा, लेकिन वी जो होगा वो इस टाइप से लगेगा, जो कि आपको क्या कर देगा, संतुलित कर देगा। अब सबसे पहली मैं स्थिति आपको बताता हूं, यहाँ पे करवट कोण पर वाहन की सुरक्षित चाल। अगर वाहन को आप वहां से सुरक्षित निकालना चाहते हो तो वो सुरक्षित चाल होती है रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। रूट ऑफ v इज इक्वल टू रूट ऑफ आर जी, क्या होता है, टेन थीटा होता है। थीटा यहाँ पे करवट कोण है। ये कैसी चाल है, सुरक्षित चाल है। देखो अधिकतम सुरक्षित नहीं है ये, ओनली सुरक्षित चाल। अगर आप इस स्पीड से वहां से गाड़ी को निकालोगे तो गाड़ी को कोई नुकसान नहीं होगा। अब मैं बात करता हूं मैक्सिमम सुरक्षित चाल, यानी अधिकतम सुरक्षित चाल की मैं बात करता हूं। अधिकतम यहाँ पे मैं बात करता हूं सुरक्षित चाल की। तो अधिकतम सुरक्षित चाल पर क्या हो जाएगा, अधिकतम सुरक्षित वे यानी वी मैक्स की बात करता हूं, तो वी मैक्स जो होगा ना, इससे अगर थोड़ी सी भी अगर ज्यादा हो जाएगी तो गाड़ी में क्या हो जाएगी, टक्कर उत्पन्न हो जाएगी। तो यहाँ पे हम बात करता हूँ वी मैक्स की बात करेंगे तो वी मैक्स जो हो जाएगा ना, बहुत अधिकतम एक पीक पॉइंट पे हम बात करते हैं, तो वो हो जाएगा आर जी टेन थीटा प्लस क्या हो जाएगा, म्यू एस। देखो मैं सीधे फॉर्मूले बता रहा हूँ, आर जी टेन थीटा म्यू एस अपॉन क्या हो जाएगा, वन माइनस म्यू एस टेन थीटा हो जाएगा, वन माइनस क्या हो जाएगा, म्यू एस टेन थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा वी मैक्स, ओके, आर जी टेन थीटा। ये हो जाएगा अधिकतम सुरक्षित चाल, जो आप लास्ट में पीक पॉइंट तक आप कितनी सुरक्षित गाड़ी चला सकते हो वो हो जाएगा। अगर इस वेग से ले जाओगे तो आपको कोई खर्च नहीं आएगा, लेकिन इससे अगर थोड़ा सा अगर 0.1 भी इसका वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं हम वर्तुल गति में। 37 वर्तुल गति आपको मैंने इसके पहले वाले टॉपिक में पढ़ा दिया, लेकिन अभी मैं आपको पढ़ाता हूं ऊर्ध्वाधर वर्तुल गति। देखो ऊर्ध्वाधर वर्तुल गति में क्या होता है, ऊर्ध्वाधर वर्तुल गति का पहले मैं आपको डायग्राम बना के बताता हूं कि एक वर्तुल गति है। जैसे हम बात करते हैं पत्थर से, हम क्या करते हैं, कभी कभी बांधते हैं। मैं आपको एक बार ऊर्ध्वाधर वर्तुल गति बता देता हूं, इसका सही डायग्राम एक बार बना देता हूं मैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ये हो जाएगा इसका सेंटर पॉइंट, ये हो जाएगा इसका सेंटर पॉइंट। सेंटर से हम बात करते हैं कि यहाँ नीचे की ओर कोई पॉइंट ए होगा। अब ऊर्ध्वाधर वर्तुल गति में पत्थर, अगर जो भी कोई भी वस्तु है वो इस प्रकार चलेगी, यहाँ पे हो जाएगा वी ए हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे बात करते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक एच ऊंचाई तक अगर कोई कण जाता है, ठीक है, ये हो जाएगा इसका पीक पॉइंट। इसमें हो जाएगा वी बी, इसको हम बी पॉइंट दे देते हैं, ये बी हो जाएगा, यहाँ पे वी बी हो जाएगा। यहाँ पे टी बी टेंशन होगा, यानी इसको जो तनाव होगा वो टी बी हो जाएगा, और यहाँ से ये दूरी हो जाएगी आर, ये हो जाएगी कैपिटल आर। अब बात करते हैं यहाँ से एच ऊंचाई पर जाने पर, यहाँ से क्या हो जाता है, एच ऊंचाई पर जाने के बाद में जो पॉइंट बचता है, जैसे हम बात करते हैं पी पॉइंट आता है, तो इस सामान्य बिंदु पी पर और एक सामान्य बिंदु सी पर हम सारे क्या बात करेंगे, वेग की बात करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका जो कोण यहाँ पे थीटा है, ये वाला जो एंगल है वो क्या है, थीटा है। जब यहाँ पे थीटा होगा तो यहाँ पे भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ये इस टाइप से। और यहाँ पे इसके घटक लेने पड़ेंगे। अभी डायग्राम को इतना ज़्यादा समझना नहीं, आपको नॉर्मल फॉर्मूले पता होने चाहिए कि फॉर्मूले क्या क्या हो जाएंगे। लेकिन मैं उससे पहले आपको मैं एक टेबल से समझा देता हूँ कि इस डायग्राम में हमने क्या किया है। देखो ए पॉइंट पर अगर बात करें, जिसको हम क्या कहेंगे न्यूनतम, यानी मिनिमम पॉइंट कहेंगे, क्या कहेंगे, मिनिमम कहेंगे। वहां पर वेलोसिटी होगी वी ए और टेंशन होगा टी ए। बी पॉइंट पर बात करेंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, मैक्सिमम कहेंगे। मैक्सिमम में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वी बी और ये हो जाएगा टी बी। यहाँ का क्या हो जाएगा, टी बी, यहाँ पे टेंशन हो जाएगा, तनाव हो जाएगा। थीटा जो होगा वो क्या होगा, प्रारंभिक और अंतिम वेग के मध्य का कोण होगा। प्रारंभिक यानी वी आई जो ओमेगा है, यहाँ पे ओमेगा वन और आई कह देते हैं, और ओमेगा फाइनल यानी एफ कह देते हैं, उसके बीच का कोण जो होगा वो थीटा कहलाएगा। अब सामान्य बिंदु पी पर बात करते हैं तो वेग क्या हो जाएगा, वीपी हो जाएगा, और टेंशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे टीपी हो जाएगा।
अब मैं आपको इन सब के फॉर्मूले बता देता हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट संबंध भी मैं इसमें बताऊंगा। देखो फॉर्मूलों की अगर बात करें तो v यानी p बिंदु पर अगर वेग की बात करेंगे तो वो हो जाएगा रूट ऑफ वी ए स्क्वायर माइनस 2gh। h क्या हो जाएगा ये देख सकते हैं आप यहाँ पे इस वाले डायग्राम में देख सकते हैं। h दूरी पर जाने पर क्या हो रहा है, उसका विस्थापन जो बन रहा है आपको वो कितना हो रहा है, h आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे P बिंदु पर डोरी का तनाव कितना होगा, यानी टी पी इज इक्वल टू एम जी 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन जी आर, यानी वी ए होगा यहाँ पे माइनस 3h अपॉन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ये होगा किसी सामान्य बिंदु P पर तनाव। अब बात करते हैं थर्ड फॉर्मूले की। थर्ड फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे टी ए जब रखेंगे तो यहाँ पे देखो टी पी क्या हो जाएगा, टी ए में चेंज हो जाएगा, इसी फॉर्मूले में बात कर रहा हूँ मैं, टी ए में चेंज हो जाएगा और एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दो चीज़ें अगर हम इसमें रख देंगे तो हमारा नया फॉर्मूला आ जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा वी स्क्वायर ए अपॉन जी आर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट क्या हो जाएगा इसमें, नेक्स्ट फॉर्मूला अगर देखते हैं यहाँ पे तो टीबी की गणना करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको अधिकतम बिंदु पर जाना पड़ेगा। टीबी के अगर हम टीपी वाले फॉर्मूले की बात करें तो टीपी इज इक्वल टू टीबी हो जाएगा और जहाँ एच है वहाँ पे 2r हो जाएगा। तो ये हो जाएगा टीबी इज इक्वल टू एम जी वी ए स्क्वायर अपॉन जी आर। जब पूरा सॉल्व करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा यहाँ पे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे डिफरेंस कितना हो जाएगा टी ए और टी बी का। देखो टी ए माइनस टी बी जो हो जाएगा ये है मिनिमम और ये है मैक्सिमम। मिनिमम और मैक्सिमम नहीं सॉरी, यहाँ पे तनाव मैक्सिमम होगा और यहाँ पे तनाव मिनिमम होगा। तो मैक्सिमम और मिनिमम की बात करते हैं, ये तो हो जाएगा मैक्स और ये हो जाएगा मिनिमम। तो इनका जो डिफरेंस होगा वो 6 mg के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, 6 mg के इक्वल हो जाएगा। यानी 6 जो उसका भार का क्या हो जाएगा, 6 गुना हो जाएगा। mg क्या हो जाएगा यहाँ पे, कण का हो जाएगा भार। अब बात करते हैं यहाँ पे VC जो C पॉइंट है उसके वेग की अगर बात कर लेते हैं। अब देखो मैं आपको पूरा डायग्राम बना के वापस बता देता हूँ पूरे डायग्राम में कि कहाँ कितना वेग होगा। इस पूरे डायग्राम में देख लेते हैं हम। इस पूरे डायग्राम में आपको बता दूंगा कहाँ पर कितना वेग होगा। देखो ए बिंदु पर वेग होगा रूट ऑफ 5gr। रूट ऑफ कितना हो जाएगा, 5gr हो जाएगा। पी बिंदु पर बात करते हैं, सॉरी सी बिंदु पर अगर बात करेंगे, सी बिंदु पर वेग हो जाएगा 3rg। और मैं बी बिंदु पर अगर बात करता हूँ, यहाँ पे जो पॉइंट है बी उस पे हो जाएगा rg। ज्यों ज्यों ऊपर जा रहा है वो 5 से 3 हो रहा है और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। लगभग इधर तो 2 की कमी आ रही है और इधर वापस किसकी इधर 3 की कमी आ रही है, उधर 2 की कमी आ रही है। मतलब समझ रहे हो आप, सीधा सा क्या हो जाएगा रूट 5gr हो जाएगा ए बिंदु पर और बी सी बिंदु पर ये हो जाएगा। बी बिंदु जिसको हम मिनिमम जहाँ पे टेंशन होता है वहाँ पर मैंने आपको सारे फॉर्मूले बता दिए हैं। ये यहाँ से ख़त्म होता है मेरा एक टॉपिक गति का नियम। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस पार्ट ऑफ वीडियो लॉ ऑफ मोशन।